नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज में आज बात करेंगे विपक्ष पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापों के बीच राजनीतिक उथल पुथल की, यानी ईडी के खौफ, विपक्ष में रोष। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बीते बुधवार 4 अक्टूबर को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। विपक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, तो वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा था कि ये पीएम मोदी की बौखलाहट को दर्शाता है। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। वहीं कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि ईडी बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुकी है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा था कि गिरफ्तारी का यह सिलसिला जारी रहेगा। संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि स्वतंत्र सोच को गिरफ्तार किया गया है। विपक्षी पार्टियां आंकड़ों के साथ सरकार पर सवाल उठाती रही हैं और हर कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहती आ रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार करने पर कार्रवाई तो होगी ही। पीएम मोदी खुद अक्सर रैलियों में इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की वजह से ही विपक्षी गठबंधन एकजुट हो रहा है। बीते 26 सितंबर को ही पीएम मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में कहा था कि बेईमानों को सजा, ईमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है। मैं हैरान हूं कि मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मोदी लोगों को जेल में डाल रहे हैं। देश का माल चोरी किया है तो कहाँ रहना चाहिए, आप ही बताइए। ढूंढ कर भेजना चाहिए कि नहीं? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। आपको बता दें कि पिछले 9 सालों में 95% से ज़्यादा विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने एक्शन लिया है। 121 नेता एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। इनमें 115 विपक्ष के नेता हैं। ईडी ने 2024 से 2014 के बीच कुल 112 जगह छापेमारी की, जबकि 2014 से 2022 तक 3010 छापे मारे गए। इस दौरान एजेंसी ने क्रमशः 5346 करोड़ और 99.356 करोड़ रुपए की कुर्की भी की। 2004 से 14 के बीच 104 अभियोजन दाखिल किए गए, तो वहीं 2014 से 22 तक 888 अभियोजन दाखिल हो सके। एजेंसी ने कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी के नेताओं पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी और को लेकर भी जांच कर रही है। ईडी ने उनसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पूछताछ भी की थी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी ईडी कई मामलों की जांच कर रही है। उन पर राजस्थान के बीकानेर में लैंड डील में गड़बड़ी के साथ कई आरोप हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने उनसे कई बार पूछताछ की है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मानेसर लैंड स्कैम केस में मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही पंचकूला में एसोसिएट जनरल लिमिटेड AJL को जमीन देने के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। दोनों ही मामलों में ईडी की जांच जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उन पर दर्ज है। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। उन्हें ईडी ने 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ अवैध खनन मामले में साल 2018 में भी मामला दर्ज किया था। यही नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत भी ईडी की रडार पर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ भी ईडी VVIP हेलीकॉप्टर डील केस में जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम और अन्य की 11.4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री P चिदंबरम INX मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामले में ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी JKCA में कथित आर्थिक अनियमितता के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। अब्दुल्ला पर आरोप है कि JKCA के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 2004 से 2009 के बीच कथित तौर पर वित्तीय हेराफेरी की। वहीं ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति सीज कर दी थी, जिसमें श्रीनगर के गुपकार स्थित उनका घर भी शामिल है। वहीं ईडी फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने उनसे कथित तौर पर जम्मू कश्मीर बैंक बोर्ड में नियुक्त किए गए कुछ डायरेक्टर के संबंध में पूछताछ की थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी ईडी जम्मू कश्मीर बैंक मामले में ही जांच कर रही है। ईडी ने मुफ्ती और उनकी मां से कई बार पूछताछ की है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां शिवसेना के नेता संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दायरे में है।
वित्तीय जांच एजेंसी मुंबई के गोरेगांव उपनगर में एक पुनर्विकास परियोजना पात्रा चाल घोटाले में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच कर रही है। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसी साल मार्च में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ कार्रवाई की और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में केस दर्ज किया। ईडी ने बैंक फ्रॉड मामले में शरद पवार के करीबी और एनसीपी के पूर्व सांसद ईश्वर लाल जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी और 1 करोड़ नकदी और 39 किलो सोना जब्त किया था, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए के आसपास थी। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल फरवरी में इकबाल मिर्ची मामले में पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की संपत्तियों की कुर्की भी की थी। केंद्र में सत्तारूढ़ रही कांग्रेस सरकार पर भी राजनीतिक बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगते रहे। ईडी ने जनवरी 2014 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को नोटिस भेजा था। इसमें 2008 से 2011 तक एक स्टील कंपनी और उसके सहयोगियों से कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप उन पर लगा था। कर्नाटक में वीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रहे जनार्दन रेड्डी को भी 2011 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बेल्लारी में कथित अवैध खनन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रेड्डी करीब 3 साल जेल में रहे। इसी मामले में ईडी ने भी उनकी संपत्ति जब्त की थी। व्यापम घोटाला मामले में मध्य प्रदेश में मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा के खिलाफ ईडी ने मार्च 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने उनसे पूछताछ की थी। इसके अलावा अखिलेश यादव और मायावती भी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगा चुके हैं। अब जानते हैं ईडी के बारे में। प्रवर्तन निदेशालय एक बहुविषयक संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है। इन्हें 3 तरह से समझा जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए। ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए बनाया गया एक आपराधिक कानून है। ईडी को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और विशेष अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने के लिए जांच करके पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा। ये बाहरी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों और समेकित और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित एक नागरिक कानून है। ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर निर्णय लेने और जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। और तीसरा है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 यानी FEOA। ये कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है जो गिरफ्तारी की गारंटी लेकर भारत से भाग गए हैं और केंद्र सरकार को उनकी संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करता है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे संजय सिंह के साथ ही और किन नेताओं पर ईडी ने ताजा कार्रवाई की है। यूपी से आप नेता संजय सिंह के साथ ही कई अन्य नेताओं के घर पर भी छापे मारे गए थे। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में एक्शन लिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने गुरुवार को सुबह पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में छापेमारी की। बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के घर तलाशी ली गई और उन्हें इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने इन राज्यों में इसके साथ कई राज्यों में छापेमारी की। हालांकि ये छापामारी अलग अलग मामलों में की गई थी। वहीं इनकम टैक्स ने तमिलनाडु और तेलंगाना में छापेमारी की थी। पश्चिम बंगाल में नगर पालिकाओं में करोड़ों रुपए के भर्ती घोटाले के सिलसिले में खाद्य आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास पर भी छापेमारी और तलाशी अभियान किया गया था। सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि घोष का नाम इस मामले में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम नगर पालिका के अध्यक्ष रहने के दौरान उनकी संलिप्तता के संबंध में ईडी के अधिकारियों द्वारा हासिल किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों के बाद सामने आया है। पता चला है कि घोष का नाम राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं द्वारा भर्ती परीक्षा प्रक्रिया आयोजित करने और के लिए आउटसोर्स की गई एजेंसी एबीएस इन्फोजोन से ईडी के अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों के बाद सामने आया, जो 2014 और 2018 के बीच मध्यग्राम नगर पालिका में भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की ओर संकेत करता है। घोष के आवास
के अलावा ईडी के अधिकारियों ने गुरुवार सुबह से ही उत्तर 24 परगना जिले में कमरहाटी नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल साहा के आवास पर भी छापेमारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीसीसी बैंक के चेयरमैन मंजुनाथ गौड़ा के शिवमोगा स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। शिवमोगा में उनके 3 आवास पर छापे मारे गए थे। वो अपेक्स बैंक के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा आयकर विभाग ने डीएमके सांसद एस जगत रचकन के परिसरों में छापे मारे थे। आईटी डिपार्टमेंट ने 40 से अधिक जगहों पर छापे मारे थे। एकार्ड डिस्टिलर्स एंड ब्रूअर्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापे मारे गए थे। वहीं तेलंगाना में बीआरएस विधायक मंगती गोपीनाथ से जुड़े ठिकानों पर आयकर के छापे पड़े। आयकर अधिकारियों कई टीमों ने उनके कुकटपल्ली स्थित आवास और दफ्तर की तलाशी ली थी। उधर छत्तीसगढ़ में फिर से ईडी के छापे पड़े थे। रायपुर में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के देवेंद्र नगर स्थित निवास में दबिश दी गई थी। ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के भिलाई 3 निवास पर भी कार्रवाई की। कारोबारी विजय भाटिया के घर भी जांच की गई थी। सीएम भूपेश ने इस कार्रवाई को पीएम मोदी की ओर से दिया गया बर्थडे गिफ्ट बताया था। मुख्यमंत्री का इसी दिन जन्मदिन था जिस दिन ईडी का छापा पड़ा था। वरिष्ठ कांग्रेसी पवन खेड़ा ने भी ट्वीट कर भाजपा पर रेड करवाने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर कहा था कि बीजेपी की ओर से ईडी और आईटी चुनाव लड़ रहे हैं। उनको ठेका दे दिया गया है। अब आईटी की टीम आएगी, घर और गली तक जाएगी, विभिन्न निम्न से निम्न स्तर तक गिर चुकी है। सीएम बघेल ने कहा था कि बीजेपी को प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा था कि ईडी ने फिर दबिश देकर घोटाले को उजागर कर दिया है। कमीशन और करप्शन ही सरकार का काम रह गया है। जिनके यहाँ छापा पड़ा वो पहले कुछ नहीं थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार के माध्यम से बड़े कारोबारी बन गए। आपको बता दें कि मनीष बंछोर भिलाई स्टील प्लांट के कर्मी हैं और सीएम की ओएसडी हैं। इनका घर भिलाई 3 में पुरानी भिलाई थाने के पीछे है। वहीं आशीष वर्मा का घर पदुम नगर में मुख्यमंत्री निवास के पास ही है। यह भी सीएम की ओएसडी हैं। विजय भाटिया का घर भिलाई नेहरू नगर ईस्ट में है। विजय फर्नीचर व्यवसायी हैं। कांग्रेस सरकार बनने के बाद बंगले में गाड़ दिए गए, सत्ता पक्ष के करीबी माने जाते हैं। अक्टूबर माह में ही ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में कॉमेडियन कपिल शर्मा और एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को ईडी ने सम्मन भेजा है। वहीं एक्टर रणबीर कपूर ने प्रवर्तन निदेशालय को ईमेल भेजकर पेश होने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। रणबीर को 6 अक्टूबर शुक्रवार को ईडी के दफ्तर रायपुर में पहुंचने में पेश होना था। ईडी रायपुर के वकील सौरभ पांडे ने बताया था कि रणबीर को 6 नहीं बल्कि 5 अक्टूबर को पेश होना था, लेकिन वो नहीं आए। शाम 5 बजे तक अफसरों ने उनका इंतजार किया। उनका ईमेल मिलने के बाद अब शुक्रवार को तय किया जाएगा कि उन्हें दूसरा समन किस तारीख को भेजा जाए। रणबीर पर सौरभ चंद्राकर के बेटिंग ऐप के प्रमोशन का आरोप है। ईडी का कहना है कि इसके लिए रणबीर को हवाला के जरिए कैश पेमेंट किया गया। एक्टर से ईडी जानना चाहती है कि वो इसका प्रमोशन कब से कर रहे हैं, इसके लिए किसने संपर्क किया और पेमेंट किस मोड में मिला। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रणबीर इस केस में आरोपी नहीं है। ईडी सिर्फ उनके जरिए लेन देन को समझना चाहती है। इस केस के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूचा, सुखविंदर सिंह, नेहा कक्कड़ और सनी लियोनी समेत 14 से 15 सेलिब्रिटीज ने शिरकत की थी। इन सभी को ईडी समन भेज सकती है। 15 सितंबर को ही ईडी ने आधिकारिक जानकारी दी थी कि बेटिंग ऐप संचालक के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कैश और गोल्ड जब्त किया गया था। ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। 15 सितंबर को ईडी ने रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर छापेमारी कर सटोरियों के ठिकानों से 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की थी। इसमें बड़ी तादाद में सोने चांदी के जेवर और कैश बरामद किया गया था। बेटिंग ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर की शादी फरवरी में दुबई में हुई थी। इसमें कई बड़े फिल्मी सितारे शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल मनी लॉन्ड्रिंग केस में वांटेड हैं। सौरभ कभी छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस बेचा करता था। ईडी के सूत्रों की माने तो चंद्राकर ने 18 सितंबर 2022 को दुबई के एक 7 स्टार होटल में एक पार्टी दी थी। इस पार्टी में कुछ बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हुए थे, जिसके लिए उन्होंने 40 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर ईडी की कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर हुई छापेमारी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से पहले नेताओं पर हुई ईडी की छापेमारी प्रतिशोध और उत्पीड़न को राजनीति की शामिल है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 2004 से लेकर 2014 के बीच यूपीए की सरकार के दौरान ईडी ने 112 बार छापेमारी की, जबकि पिछले 8 साल के दौरान 3010 बार छापेमारी की जा चुकी है। पवन खेड़ा ने कहा था कि सिर्फ राजनीतिक दलों की बात करें तो 95% छापे केवल विपक्ष के नेताओं पर मारे गए। उन्होंने कहा था कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ की गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 2014 से विपक्षी पार्टियों पर हुई ईडी की छापेमारी के आंकड़े रखते हुए कहा था
कि कांग्रेस पर 24, टीएमसी पर 19, एनसीपी पर 11, शिवसेना पर 8, डीएमके पर 6, आरजेडी पर 5, बीएसपी पर 5, पीडीपी पर 5, आईएनएलडी पर 3, वाईएसआरसीपी पर 2, सीपीएम पर 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 2, पीडीपी पर 2, एआईएडीएमके पर 1, एमएनएस पर 1 और एसबीएसपी पर 1 बार छापेमारी की गई है। उन्होंने नेताओं पर, छत्तीसगढ़ में जिन नेताओं पर ईडी की छापेमारी हुई उनके नाम भी सबके सामने रखे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेताओं रामगोपाल अग्रवाल, देवेंद्र यादव, गिरीश देवांगन, आरपी सिंह, विनोद तिवारी और सनी अग्रवाल पर ईडी की छापेमारी हुई है। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, कर्नाटक के वीएस वेदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल राय जैसे नामों की लिस्ट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पिछले 9 सालों में ईडी ने जो रेड की है उसमें 95% विपक्षी नेता हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है। रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के पहले मोदी सरकार की ओर से ईडी का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस नेताओं पर छापा मारना बीजेपी की कायरता को दर्शाता है। अब बात करते हैं ईडी के गठन और इसके प्रारूप की। आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के उद्देश्य से किया गया था। शुरुआत में 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक प्रवर्तन इकाई के रूप में इसे स्थापित किया गया था। बाद में इसे 1960 में प्रशासन के लिए राजस्व विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर दिया गया। अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी को वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूरे देश में इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनकी अध्यक्षता विशेष प्रवर्तन निदेशक करते हैं जो एक आईएएस अधिकारी हैं। इसका उद्देश्य संगठन को 2 विशेष वित्तीय कानूनों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। इसकी संरचना के बारे में बात की जाए तो इसमें भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ इसके अपने कैडर के पदोन्नत अधिकारी शामिल होते हैं। लोगों को सीधे नौकरी पर रखने के अलावा निदेशालय विभिन्न जांच एजेंसियों जैसे सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भी ले लेते हैं। विभाग की कुल संख्या 2000 से कम अधिकारियों की है जिनमें से लगभग 70% अधिकारी अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्त से आए हैं जबकि ईडी का अपना कैडर भी है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्य क्या है। पहला, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा कानूनों और प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करना। नामित ईडी अधिकारी फेमा उल्लंघनों पर निर्णय लेते हैं। इसमें शामिल राशि का 3 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए कानूनों और प्रावधानों के अपराधों की जांच करना। ईडी के पास फेमा के उल्लंघन के दोषी पाए गए दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार है। संपत्ति की कुर्की का अर्थ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के अध्याय 3 के तहत जारी आदेश द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण, रूपांतरण, निपटान या आंदोलन पर प्रतिबंध है। तीसरा, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत भारत से भगोड़ों के मामले का प्रसंस्करण। अपराधी अपनी सुरक्षा के लिए देश और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहना चुनते हैं। यह अधिनियम आर्थिक अपराधियों को कानून से बचने की अनुमति देता है और देश में न्याय प्रणाली की पवित्रता को बरकरार रखता है। चौथा, निरस्त FERA यानी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेना। पांचवा, फेमा उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत निवारक हिरासत के मामलों को प्रायोजित करना। छठा, पीएमएलए प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्तियों की बहाली से संबंधित मामलों में विदेशी देशों का सहयोग प्रदान करना।
विशेष न्यायालय PMLA की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार एक या अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करती है। अदालत को PMLA कोर्ट भी कहा जाता है। PMLA अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ कोई भी अपील सीधे उस क्षेत्राधिकार के लिए उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। इन आरोपों जिसमें कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय विशेष रूप से विपक्षी दलों के राजनेताओं को निशाना बना रहा है, इसके पलटवार में केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि उसकी कुल शिकायतों के केवल 2.98% मामले वर्तमान या पूर्व सांसद और विधायक के खिलाफ है। ऐसे मामलों को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR के रूप में जाना जाता है। ईडी ने हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों में ये बात कही है कि वो 3 कानूनों के तहत कार्रवाई करता है। यह है धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम यानी FEOA। एजेंसी ने यह भी खुलासा किया कि उसने धन शोधन रोधी कानून के तहत 96% की प्रभावशाली सजा दर हासिल की है। कुछ आलोचकों का आरोप है कि सत्ताधारी बीजेपी द्वारा अपने विरोधियों को परेशान करने और उन्हें डराने के लिए इस एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आरोप इस तथ्य पर आधारित है कि ईडी द्वारा जांच किए गए कई हाई प्रोफाइल मामलों में विपक्षी दलों के सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा आलोचक कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ईडी के ऐसे कारणों ने संदेह पैदा किया है, जैसे चुनाव अवधि के दौरान विपक्षी राजनेता के खिलाफ कदम उठाना। कुछ विपक्षी नेताओं ने ईडी पर अपनी जांच में सेलेक्टिव होने और सत्ताधारी दल के राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। ईडी के आंकड़ों के मुताबिक 31 जनवरी 2023 तक दर्ज की गई ECRI की संख्या 5,906 थी, जिसमें से 531 मामलों में तलाशी ली गई और 4,954 तलाशी वारंट जारी किए गए। डेटा से यही पता चलता है कि मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों और MLC के खिलाफ 176 ECI दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और आर्थिक कानूनों को लागू करने और वित्तीय अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। एजेंसी ने कहा है कि इसकी जांच विश्वसनीय सबूतों पर आधारित होती है और ये व्यक्तियों को उनकी राजनीतिक संबद्धता के आधार पर लक्षित नहीं करता। 2019 में केंद्र सरकार ने एक सूचना जारी की और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी PMLA में बदलाव किया, जिसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विशेष शक्ति दी गई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एजेंसी कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों जैसे कि मुख्यमंत्रियों, प्रमुख राजनेताओं, शीर्ष नौकरशाहों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, विदेशी नागरिकों और अन्य समूहों की जांच कर रही है। यूपीए सरकार द्वारा संशोधन से पहले मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों को केवल तभी आगे बढ़ाया जाता है जब हेरा फेरी की गई राशि 30 लाख रुपए या उससे अधिक रहती है। नतीजतन 2012 तक मनी लॉन्ड्रिंग के केवल 165 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि 2013 में किए गए संशोधन में 30 लाख रुपए की सीमा को समाप्त कर दिया गया और कोई भी राशि जांच के दायरे में आ सकती थी। PMLA अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 2019 में हुआ, जिससे ईडी को जबरदस्त शक्ति मिली। यहाँ यूपीए ने PMLA की पहुंच का विस्तार किया, वहीं मोदी सरकार ने इसे और सख्त बना दिया। इस संशोधन में अधिनियम में धारा 45 जोड़ी गई, जिससे ईडी अधिकारियों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया। अवैध धन से बनाई गई संपत्ति का दायरा भी विस्तृत किया गया। अगर ईडी को लगता है कि कोई भी संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई है तो उसे कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया गया। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 को लोकसभा के एक प्रश्न में का उत्तर देते हुए कहा था कि उनके पास कोई डाटा नहीं है जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ दायर मामलों की संख्या को बता सके। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया था कि राजनेताओं से जुड़े मामलों और नियमित मामलों में कोई अंतर नहीं किया गया है। हम आम और राजनेताओं के मामलों को अलग तरह से नहीं देखते। पिछले साल वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक जवाब में कहा था कि 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 112 छापे मारे और 5,346 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हालांकि बीजेपी के 8 साल के शासनकाल में 2014 से 2022 तक ईडी ने 3,010 छापे मारे और करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की। पिछले साल एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पिछले 8 सालों के दौरान राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ ईडी की जांच में 4 गुना वृद्धि हुई है। ईडी जिन 121 बड़े नेताओं की जांच कर रही है उनमें से 115 विपक्षी दलों के हैं। तुलनात्मक रूप से 2004 से 2014 तक यूपीए के 10 साल के कार्यकाल के दौरान ईडी ने 26 नेताओं की जांच की, जिनमें से 14 विपक्षी दलों के थे। प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत संसद के 51 वर्तमान और पूर्व सदस्यों को नामित किया है। ये जानकारी नवंबर 2022 को अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को दी गई। इसके अतिरिक्त 71 वर्तमान और पूर्व विधायकों पर भी PMLA अपराधों का आरोप लगाया गया है, लेकिन रिपोर्ट में नहीं बताया गया कि उनमें से कितने अभी भी अपने पदों पर हैं।
विभिन्न मुद्दों पर विभाजित विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं कि उन्होंने इस प्रवर्तन एजेंसी का दुरुपयोग करार दिया। 9 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को एक संयुक्त पत्र लिखकर सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये पत्र दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी के तुरंत बाद लिखा गया था। शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति के एमएलसी के कविता का भी नाम लिया गया था। तथ्य यह है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पीएम को लिखे संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसके कारण कविता और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच विवाद हो गया था। दो नेताओं के बीच जुबानी जंग के बावजूद विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के मुद्दे पर उनकी पार्टियां एक ही रुख पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में अफसोस जताया था कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई 95% छापेमारी विपक्षी दलों के सदस्यों पर हुई। विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों पर बटे हुए हैं। राज्यों में गठबंधन और 2024 के चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व करने के सवाल पर आप टीएमसी और बीआरसी कांग्रेस के कट्टर विरोधी हैं। अगले आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों के 2 स्पष्ट गुट उभर कर सामने आ रहे हैं। एक में बीआरएस, आप और टीएमसी शामिल है, तो दूसरे में कांग्रेस, डीएमके और वामपंथी दल। तो देखा आपने ईडी को लेकर सरकार और विपक्ष में कितनी तनातनी बढ़ चुकी है। 2024 के चुनाव से पहले ताबड़तोड़ कार्रवाई बीजेपी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है, इसका जवाब 2024 के परिणामों के बाद ही सामने आ पाएगा। खास पेशकश राजकाज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।